जो पूरा बिहार का विकास अगर देखना है तो दीघा का विकास देखिए तो बिहार का विकास परिलक्षित हो जाएगा। जो आप है वो दिखते रहना चाहिए। डबल फेस के साथ आप चलेंगे तो समाज भी जानती है, पद तो जीवन में आएंगे जाएंगे, जीवन में ना अहम रखिए ना वहम रखिए। राजीव नगर नेपाली नगर का मामला जो है वो ठीक होगा। रोंगटे मेढ़े खड़े हो जाते हैं ये सोच कर कि जिस प्रकार का त्याग माँ पिताजी ने किया, वैचारिक प्रभाव में दादा ने किया। आपके ध्यान में बिजली की व्यवस्था की पहले नेपाली नगर में नहीं थी, पर उनको भी ठीक करवाने का काम किए और व्यवस्था पूरी तरह से आगे बढ़ाया। मेरा शरीर में अभी भी खून के धब्बे धब्बे हैं, इतना लाठियां हमने खाई है कि अभी भी शरीर में धब्बा धब्बा है। राजीव नगर जो नाला हुआ पाटते हुए दीघा की ओर जा रहा है वो भी शिलान्यास हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सब प्रभारी के नाते लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सेवा करने का भी मौका मिला। तो सबका साथ विकास सब प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो अगर किसी विधानसभा में है तो दीघा में है। अगर जनता की स्थितियां किसी भी परिस्थिति में रहे तो जनप्रतिनिधि को खड़ा रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भागने से काम नहीं चलता है। तो 10 से 24 पे लगातार हमने संघर्ष करने का काम किया। तो लगातार विकास का क्रम दीघा में जारी है, आप स्वयं देख रहे हैं। सौदागरी जो कहीं नहीं थे तो दीघा घाट को बनवाने का काम सौदागरी का किया। रिवर फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया कि जब संघ की शाखाएं में भी जाते थे तो साइकिल से ही घूमते थे, पूरा रेलवे ट्रैक से लेकर सब जगह। मैं देश का पहला नहीं दूसरा विधायक रहा हूं कि जो ट्रायल वैक्सीन लेने का काम हुआ। पार्टी में आने के लिए मुझे 94 में ही ऑफर हुआ था कि आने वाले 25 जो फिर से है नीतीश, पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि, साफ सुथरी छवि, और जिस पार्टी में आए हैं, जिस पार्टी से लगातार 2 बार विधायक बने हैं, उस पार्टी को इनके परिवार ने बिहार में अपने दीधीची देहदान से खड़ा किया। नाम संजीव चौरसिया, एक ऐसा चेहरा जो बिहार की राजनीति में ही नहीं अब पूरे देश स्तर पर अपने विचारों के कारण, अपनी पुस्तकों के कारण और अपने क्षेत्र में लोकप्रियता के कारण जाने जाते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे खास पॉडकास्ट में बिहार के पटना जिले के दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया जी हैं। कई सारे सवाल उनके निजी जीवन से भी होंगे, कई सारे सवाल दीघा को भी लेकर होंगे और कई सारे सवाल बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत शुरू करते हैं। दीघा का जैसे नाम जुबान पर आता है, मालदह की एक ऐसी प्रजाति सामने आ जाती है जो अब विलुप्त हो रही है। उसी क्षेत्र का आप लगातार दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है एक जननेता के रूप? निश्चित तौर पर जीवन ने, पार्टी ने जब मौका दिया, मैं तो प्रारंभ से संघ का स्वयंसेवक के नाते काम किया, फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन में आया, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा। पार्टी ने महामंत्री की जिम्मेदारी दी। जब पार्टी ने कहा कि चुनावी रण क्षेत्र के दृष्टि से फिर अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, तो फिर दीघा विधानसभा जहां पले बढ़े वो क्षेत्र हमको स्वाभाविक रूप से मिला। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जो अपेक्षा और आकांक्षा सामाजिक स्वरूप का रहता है, तो जनप्रतिनिधि में जिम्मेवारी सामाजिक सरोकार का और बढ़ा, ऐसा महसूस बार बार करते हैं। क्योंकि विधायक प्रणाली से केवल विधानसभा के नेतृत्व के साथ साथ समाज के भी जो दायित्व है, चूंकि यहीं पले बढ़े जन्मे हैं, तो स्वाभाविक लगता है कि क्षेत्र का विकास जितने तन्मयता पूर्वक हम कर सकते हैं और न्याय कर सकते हैं वो करने का काम किया भी और दिख भी रहा है। क्योंकि बचपन से जो बातें हमने देखी कि यहाँ ये विकास होना चाहिए, वो विकास होना चाहिए, तो लगातार विकास का क्रम दीघा में जारी है, आप स्वयं देख रहे हैं। जो पूरा बिहार का विकास अगर देखना है तो दीघा का विकास देखिए तो बिहार का विकास परिलक्षित हो जाएगा। चलिए, दीघा का विकास देखिए तो बिहार का विकास परिलक्षित हो जाएगा। सवाल कुछ तल्ख भी पूछेंगे, लेकिन पहले अभी दीघा का ही आपको भ्रमण करा लेते हैं। संजीव चौरसिया जी के जो दादाजी थे, उनको माना जाता है कि बिहार में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो इस परिवार ने अपना सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित किया, कभी भी कोई पद की लालसा नहीं रही। इनके पिताजी गंगा बाबू बिहार में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भरपूर आर्थिक मदद की। भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से ही नहीं, पूरी तरह से तन्मयता से जुड़े रहे और MLC बने। बाद में उन्हें सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। संजीव चौरसिया जी पढ़ने और सामाजिक गतिविधियों के साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद और संघ की शाखाओं में ही ज़्यादा नजर आते थे। पर 2015 में पार्टी ने मौका दिया तो दीघा से विधायक बने। 2015 की लड़ाई कैसी थी संजीव?
2015 की लड़ाई तो पहले लगता था कि बहुत बड़ा तूफान और उफान है, क्योंकि एक तरफ पूरी पार्टियां और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उस समय के तत्कालीन अलायंस, नहीं तो आरजेडी, कांग्रेस, जदयू सब मिला के एक पार्टी का लगता था। तो उस समय लोगों को संज्ञान में नहीं आया कि ये सीट का कन्फर्मेशन विजय पताका की ओर अग्रसर दीघा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पर मुझको और कार्यकर्ताओं का मन में शुरू से यह था कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में फिर से यह सीट आई है, तो उसी तेवर के साथ पूरा कार्यकर्ता ने जोश हवास में लड़ने का काम किया। उसका परिणाम जो हुआ, लगभग 26,000 वोटों से उस समय जीतने का काम हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी अकेले और एक दो पार्टियों के साथ लड़ने का काम हुआ, तो उसका सबसे बड़ा आधार रहा पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि और कार्यकर्ता की मूल अवधारणा कि ये भारतीय जनता पार्टी जंग संघ का सींचा हुआ सीट है। तो स्वाभाविक रूप से उभर कर भी आया, और मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री भी था, फिर पार्टी का महामंत्री हुआ। तो लोग देश भर से पूरी तरह से जब आए तो लगा कि एक वैचारिक प्रवाह का व्यक्ति खड़ा है। तो संघ दृष्टि से भी सबको एक लगता था कि भाई ये दृष्टिकोण, क्योंकि दीघा एक विधानसभा मैं नहीं मानता हूँ, एक वैचारिक प्रवाहमान का एक केंद्र बिंदु है कि अगर आप देखेंगे तो बगल में माले है, अगर आप देखेंगे तो मिशनरीज के सेक्शन को है, तो मुस्लिम के भी आबादी, क्रिश्चियन के भी आबादी उसी प्रोपोर्शनेट में अगर कहीं बिहार में है तो वो मात्र दीघा विधानसभा में, सिख की भी आबादी यहाँ पर है। तो सबका साथ विकास और प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो अगर किसी विधानसभा में है तो वो दीघा में है। तो स्वाभाविक रूप से जब पहली बार खड़ा हुए तो सब पृष्ठभूमि के साथ साथ जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो बड़ा काम किया, और उसी के आधार बना के अपने जीवन को प्रारंभ राजनीतिक पाली यानी नेतृत्व विधायकी प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संगठन में हमने प्रारंभ किया। तो उसका फलाफल बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज और बहुत सारे रिफ्लेक्शन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाना चाहिए एक पॉलिटिकल सेक्ट में, एक यूथ के नाते, वो निश्चित तौर पर गया है, उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। 2015 में संजीव चौरसिया की टक्कर जदयू के उम्मीदवार राजीव रंजन प्रसाद से हुई। 2008 के परिसीमन में दीघा विधानसभा अस्तित्व में आया और पूनम देवी यहां से पहली विधायक हुई। 2015 में जब संजीव चौरसिया जी को यहां से बीजेपी का विधायक बनने के लिए पार्टी ने टिकट दिया तो परिस्थितियां एकदम विषम थी और माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी। पर अपनी स्वच्छ छवि, नेतृत्व क्षमता, कार्यकर्ताओं पर भरोसा और पूर्व के अनुभवों के आधार पर इन्होंने लड़ाई को काफी मजेदार ही नहीं एक तरफा बना दिया। 2020 में क्या हुआ? 2020 का जब आधार मानेंगे तो 2015 की बहुत सारी यादें रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में विकास की जो योजनाएं थी, उन विकास की योजनाओं को लेकर हमने 2020 में रिफ्लेक्ट किया कि जो विश्वास आपने दिया उसी के बेस पर विकास की गति को आगे बढ़ाया। दीघा विधानसभा में 1024 एकड़ का जो मामला है लगातार मैं उठाते रहता हूँ। आपको याद होगा कि 2017 या 18 में जो गोली कांड हुआ, यानी 1024 एकड़ को चलते हुए लगभग 100 राउंड से गोलियां से ज़्यादा चलने का काम हुआ। तो चूंकि विद्यार्थी आंदोलन को हमने लीड किया तो मैंने पीछे भागने का काम नहीं किया, तुरंत उस स्पॉट पर मैं पहुंच गया। अब जब फायरिंग चल रही थी तब कहे कि अगर इस फायरिंग को स्वरूप में नीचे तक अगर उतारने का काम करेंगे तो पहला गोली अगर कोई लगेगा तो संजीव चौरसिया को लगने का काम होगा। आप चलाइए गोली, मैं खाने को तैयार हूँ। तो प्रशासन उस समय थम गया। तो ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं कि नेतृत्व क्षमता में जनता के साथ अगर जनता की स्थितियां किसी भी परिस्थिति में रहे तो जनप्रतिनिधि को खड़ा रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भागने से काम नहीं चलता है। तो स्वाभाविक रूप से उस समय एक एक लोग जानते हैं कि किस समय घटना का क्रम क्या चला। तो 1024 पे लगातार हमने संघर्ष करने का काम किया। विकास के जाल जो आप देख रहे हैं, आरसीडी लगभग 18-20 किलोमीटर से ज्यादा आरसीडी इंटरनल सड़कें बनी, तो उसके मेरे ही प्रयास से हुआ। उस समय जो रिफ्लेक्शन आप दिखाई दे रहा है अल्टरनेटिव टू बेली रोड से लेकर सरिस्ताबाद से लेकर सब जगह का रिफ्लेक्शन विकास के दिखाई दे रहा है। तो 2015 का रिफ्लेक्शन जितने विकास के आयाम हमने दिए सड़कों के लिए, सौदागरी जो कहीं नहीं थे तो दीघा घाट को बनवाने का काम सौदागरी का किया, रिवर फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया। तो अलग अलग बातों से लेकर साथ साथ आप रेलवे लाइन का जब ध्यान में आता है तो वो भी आपको ध्यान में होगा कि उस समय भी विषय हमने उठाया था कि जो अटल पथ है कि रेलवे ट्रैक में, इसलिए हमको ध्यान में था, विषय को उठाते थे कि हम सेंट माइकल में पढ़े हैं। एक बार बसेस वगैरह नहीं थी तो पैदल हम सेंट माइकल स्कूल से निकले, घर तक बस हम चले आए रेलवे ट्रैक पकड़े। तो पूरा क्षेत्र ऐसे भी हमको ध्यान में रहता है कि जब संघ की शाखाएं में भी जाते थे तो साइकिल से ही घूमते थे पूरा रेलवे ट्रैक से लेकर सब जगह। तो उन बातों को इसलिए ध्यान में आता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में
हर यादों को मैंने जब चिन्हित किया, एकत्रित किया, और डायमेंशन कैसे, सड़क की डायमेंशन, स्वास्थ्य की डायमेंशन, शिक्षा की डायमेंशन सब कैसे बढ़े, तो उसके बेस पर 2015 को लेकर 2020 में हमने आया। और उसका परिणाम और परिणति, उस समय कोविड भी झेलने का काम हुआ। कोविड में आपको बता दें जानकारी के लिए कि कोविड वैक्सीन का जो ट्रायल चला था, मैं देश का पहला नहीं दूसरा विधायक रहा हूं कि जो ट्रायल वैक्सीन लेने का काम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के पूरे विश्वास के साथ। और कोविड में मैंने इतना काम किया, ये सबके जनता के समक्ष है। तो उन लोगों ने जो वोट करने का काम हुआ, उसका परिणाम हुआ कि 38% मात्र वोट पोल हुए, और पोलिंग परसेंटेज जो इसमें विजय पताका के साथ आगे बढ़े तो लगभग 49,000 समथिंग से, यानी कि प्रतिशत वाइज बिहार में सबसे ज्यादा मत से निकलने का काम हुआ। तो ये उसी का रिफ्लेक्शन था कि 15 में जो काम किए 20 में दिखाई दिया। 20 का स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट कार्ड आज जनता के लेकर समक्ष खड़ा है, और विकास के अनेक आयाम हमने तय किए। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और संजीव चौरसिया जी से जानने का प्रयास करते हैं। इनके बारे में चर्चा थी कि राजनीति इनका पसंदीदा विषय नहीं था। संघ में थे, विद्यार्थी परिषद में थे और संगठन में काम करना चाहते थे, पर परिस्थितियां ही कुछ 2015 में ऐसी बनी कि जबरदस्ती इन्हें राजनीति में उतारा गया। क्यों नहीं आना चाहते थे राजनीति? नहीं, राजनीति में आने का विषय था, मेरा प्रारंभ से था कि हम फ्रंटल पॉलिटिक्स में ही चुनाव लड़ेंगे। एमएलसी का ऑफर हुआ, सब हुआ, पर उसमें संगठन को जो मैंने बताया कि मैं तो पार्टी में आने के लिए मुझे 94 में ही ऑफर हुआ था। बड़े बड़े स्टॉलवर्ड सब घर में रहते हैं, आपको पता है, सब लोगों ने ऑफर किया आने के लिए, पर विचार प्रभाव में हमने किया कि जो संघ विद्यार्थी परिषद तय करेगा उसी को मानदंड को मानेंगे। नहीं तो मैं तो 94 में ही आ गया, तब तक चुनाव लड़के कहीं और पैमाने पर रहता। पर स्वयं हमने, इसलिए हमने शिक्षक बना कि अस्थायी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। तो पार्टी ने, उस समय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि शिक्षक बनने का काम, तब तो मैं शिक्षक बना। तराची विश्वविद्यालय में मैं शिक्षक की भूमिका में भी गया। तो उस समय भी पार्टी यानी कि विचार प्रवाह ने जो तय किया, विद्यार्थी परिषद संघ ने जो तय किया, तो मैं शिक्षक बनने का काम किया। अब बजाते कमीशन के थ्रू PhD किए, MBA मार्केटिंग किए, और एसोसिएट प्रोफेसर के नाते हमने अपने योगदान देने का काम किया। जब ये लगा कि चुनावी प्रणाली में एक भूमिका अदा हो सकती है दीघा विधानसभा के अंतर्गत, तब हमने अपनी इच्छा भी व्यक्त की, और पार्टी ने भी कहा कि ठीक है, चुनावी प्रणाली में आज सामाजिक परिवेश के दृष्टि से हो या ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है, तो स्वाभाविक रूप से आज चुनावी प्रणाली में ही आए। तो उसकी गतिविधि के अनेक प्रकार हमको दिखाई भी देता है कि आप समाज में जिस प्रकार से आप जुड़ कर रहिएगा तो आप ज़्यादा योगदान कर सकते हैं। तो आज जो अच्छे निर्णय होते हैं, तो अच्छे व्यक्ति के आने से निर्णय के क्रम भी अच्छे होते हैं। तो इस बात की अनुभूति भी हो रही है, और क्षेत्र में जनता का जो प्यार बहता है वो भी हमको समझ में आया कि इसी प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाना है। अभी भी मैं प्रदेश के सब प्रभारी उत्तर प्रदेश के रहा, तो लगातार संगठन के साथ साथ इस प्रणाली को भी विजय पताका के साथ साथ विधायकी प्रणाली के साथ साथ जहां भी चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, गुजरात से लेकर कर्नाटक से लेकर सब जगह पार्टी अब निर्देशित करती है। आज पार्टी को बात मान के हम जाते भी हैं। सब प्रभारी के नाते लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सेवा करने का भी मौका मिला। चलिए एक और ऐसा सवाल जो शायद ही किसी को पता हो। जनसंघ की स्थापना हो गई थी, कैलाश जी के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी थी। कई सारे नेता बिहार में थे जो प्रारंभिक स्तर पर बीजेपी का पौधारोपण कर चुके थे, पर सबसे बड़ी समस्या थी कि पार्टी को चलाने के लिए धन कहां से आएगा। और काफी पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, बाकी की कहानी हम संजीव चौरसिया जी के जुबानी ही सुनवाने का प्रयास करेंगे। संजीव जी, हुआ क्या था? दादाजी जनसंघ के संपर्क में माननीय देव जी आए यहाँ पर। 1940-45 की बात है, उस समय बहुत पुरानी यादें हैं। यादें उस समय तो पैदा भी नहीं हुए थे, जो सुनते हैं बाबूजी के मुखमंडल से। तो दादा संपर्क में आए, संघ के संपर्क में, फिर माननीय कैलाशपति मिश्रा जी दादा से संपर्क में आए, बाबूजी बाद में आए। बाबूजी जो पहला चुनाव लड़े 1967 में थे, एक आर्य समाजी के नाते। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको बता दें कि बाबूजी के नाना महर्षि दयानंद सरस्वती जी को 1878 में बुलाए थे दानापुर में। तो दानापुर के रहने वाले दादा का जो ससुराल है वो दानापुर का है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती 1878 में आए थे, और सबसे बड़ा जनेऊ आंदोलन उस समय हुआ तो वो डॉक्यूमेंटेड है, दानापुर में हुआ। तो स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक गतिविधि का केंद्र बिंदु, और पहली बार जब खड़ा हुए बाबूजी जनसंघ के नाते भी और आर्य समाजी के नाते भी, तो उस समय चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया रहती थी वो अलग प्रकार थी। तो स्वाभाविक रूप से पहले लड़ते थे इसलिए कि जमानत बचा रहे और पार्टी के सिंबल आगे बढ़े। तो दीपक छाप था,
तो छोटा भाई का जब जन्म हुआ तो उसका भी नाम दीपक रखा गया, जो सहकार भारती का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभी है। तो स्वाभाविक रूप से बाबूजी की जब मेरी बात होती है तो बाबूजी बोलते हैं कि भाई जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ये आज़ादी के आंदोलन की तरह ये थे। एक छोटी वाकया आपको बताना चाहेंगे कि 74 आंदोलन का केंद्र बिंदु कोई रहा है, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ, बिहार में तो 1 या 2 ही घर रहा है जहां इंटरनल 8-9 महीने तक गुप्त बैठकें चली। यानी कि इतने सारे चैलेंजेस और प्रॉपर्टी होते हुए भी डरने का काम परिवार ने नहीं किया। माँ के बारे में बताते हैं, रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं ये सोच कर कि जिस प्रकार का त्याग माँ पिताजी ने किया, वैचारिक प्रभाव में दादा ने किया, कि उस समय बाबूजी की अरेस्टिंग हो गई आपातकाल में। और अरेस्टिंग ऐसे ही नहीं हुआ, पुलिस ने चाहे उस समय का प्रशासन ने कुर्की जब्ती की है, एक एक सामान घर से चला गया। जब गाय चली गई, गाय के चारा बाबूजी जब देने के लिए भेजवाए तो प्रशासन ने कहा कि यह चारा नहीं मिलेगा, गाय को तड़पते हुए मर जाने दो। तो वो उनको दिल को छुआ, तब जाने पिताजी ने अरेस्टिंग किया, तब गाय छूटने का काम हुआ। पर पे रोल पे बाबूजी छूट कर आए कुछ महीने बाद। उसके बाद फिर आपातकाल की गतिविधि अंदर चली, जो बहुत कम लोगों को पता है। वो इंटरव्यू के माध्यम से भी बताए हैं लोगों को कि आपातकाल की जो बैठकें होती थी, लगभग 8-9 महीना एक महिला, घर में कोई नौकर नहीं, कोई दाई नहीं, रखना नहीं है, क्योंकि जानकारी अगर हो जाएगी तो बड़े से बड़े लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। माननीय सर कारवा उस समय आते थे, माननीय गोविंदाचार्य जी, कैलाशपति मिश्रा जी, माननीय रज्जू भैया। और गेट आप तो घर देखे हैं कि दरवाजा सड़क पे दरवाजा होते हुए भी ये प्रतीत नहीं होता था कि बड़ी बड़ी बैठकें घर पे हो रही है। 20 लोग 50 लोग आते हैं और वो महिला अकेले पर मसाला पीस कर, कोयला जलाकर, उसी प्रकार से सेवा जैसे गुप्त बैठकें की होती थी और प्याज के गोडाउन में बैठकें होती थी। तो सब बाबूजी इसलिए करते थे कि लगता था कि आज़ादी के आंदोलन की तरह। एक वाकया भी बताते हैं कि माननीय बउआ जी को आप जानते हैं, संघ चालक, उस समय संघ चालक रहे, उन्होंने एक पत्र भेजा माननीय भावराव जी देवरस जी को, माननीय बाला साहब देवरस जी के छोटे भाई को, कि आने वाला, उस समय संघ के वरिष्ठतम थे, कि आने वाला समय में दिखाई देगा क्या कि आपातकाल हटेगा। तो वहाँ से जवाब आया कि आने वाला समय में नहीं दिखता कि आपातकाल हटेगा। पर फिर भी उसी तन्मयता के साथ परिवार लगा रहा और संघर्षों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। बड़े बड़े कार्य समिति के बैठक माननीय कैलाश जी के समय, चाहे माननीय ताराकांत जी के समय, ताराकांत झा जी, माननीय अश्वनी कुमार जी, सब प्रदेश कार्य समिति के बैठक मैंने तो स्वयं देखा है, स्वयं सेवा किया है। बिहार, झारखंड के सब घर पे होते थे, पर एक ही भाव रहता था कि पाना कुछ नहीं है, यह देश तुम्हें देता है सब कुछ, हमें भी कुछ देना सीखे। इसी कर्म भाव के साथ लगातार परिवार ने काम किया है, अभी भी करते रह रहे हैं। चलिए, इतनी रोचक जानकारी, और फिर अब मूल सवाल पर लौटते हैं। पिता सिक्किम के राज्यपाल, बेटा बिहार का विधायक, पर आवास पर चले जाइए तो लगेगा कि आज भी वही संजीव चौरसिया, वही गंगा बाबू, वही उनके शैक्षणिक संस्थान जो आर्य समाज के माध्यम से चलाए जाते हैं। इतनी विनम्रता कहाँ से ला पाते हैं खुद में? ये संस्कार है। मैंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी, और परिवार का कॉन्सेप्ट साफ है, पद जो भी मिले, कद सामाजिकता है। तो पद के आधार पर कद की व्याकुलता नहीं बढ़ती है, कद कद है। पद तो जीवन में आएंगे जाएंगे, जीवन में ना अहम रखिए ना वहम रखिए, अपने जीवन को चरेवती चलते चलिए और समाज की सेवा के भाव में संलग्न करके आगे बढ़ाइए। आज मैं आर्य समाज का प्रधान हूँ, खाद्यान्न व्यवसायी संघ का अध्यक्ष हूँ, चौरसिया समाज, वैश्य समाज, विश्व संवाद केंद्र, संघ, सब में उसी भूमिका के साथ काम कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि के साथ साथ ये भी सामाजिक परिवेश में काम कर रहे हैं, ताकि समाज का अगर संस्कार नहीं रहता तो शायद इन भारों को लेकर नहीं चल पाता। तो स्वाभाविक रूप से जो परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार मिले हैं और उसको रखना है, यानी कि सामाजिक जीवन में जब आना है तो रिफ्लेक्शन और मिरर साफ दिखना चाहिए, जो आप है वो दिखते रहना चाहिए। डबल फेस के साथ आप चलेंगे तो समाज भी जानती है, तो आप तन्मयता के साथ, उसी प्रेम और स्नेह के साथ चलते रहिए। ये संस्कार माँ पिताजी से भी मिला है, परिवार से भी मिला है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहना चाहूँगा कि इतने लोगों ने जो घर में ठहरने का काम किया, तो वह संस्कार देखा हमने। माननीय अटल जी हो, आडवाणी जी हो, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ठहरे हैं, तो एक मन में वो दिखता भी है कि सबके व्यक्तिगत जीवन को भी बहुत नज़दीक से हमने देखा है। तो वो संस्कार कि इतने उच्च कोटि पे रहते हुए भी
नीचे कार्यकर्ताओं से यानी नीचे कैसे बात करना और कैसे समर्पित भाव से रहना, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है और मन पे कभी चढ़ता नहीं है। लगता है कि सब बड़े बड़े लोगों को सेवा करने का मौका मिला। अपने घर में एक दो पूज्य सर संचालक जी को छोड़ दीजिए तो लगभग संघ के जितने पूज्य सर संचालक हैं लगभग अलग अलग भूमिका में घर पे आए हैं, तो सभी को व्यक्तिगत रूप से देखे हैं, समझे हैं और सबका प्यार मिला है। यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए, अब कुछ आरोप भी माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी पर लगते रहते हैं, उन आरोपों की भी चर्चा कर लेते हैं। आप लगातार 2 बार से विधायक हैं, पर नेपाली नगर और राजीव नगर की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, इस पर क्या बोले? समाधान की प्रक्रिया बार बार बढ़ाते हैं, पर उन समाधानों में व्यवधान भी आता है। चूंकि व्यवधान का प्रकार यह है कि जनप्रतिनिधि के नाते हम लड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पर ये पूरी प्रक्रिया में कहीं न कहीं ऊपर का नेतृत्व, सभी नेतृत्व की सहमति बनती है तभी आगे ले जा सकते हैं। इस बार भी प्रक्रिया लगभग पूर्ण अवस्था में थी और अभी भी हमें लगता है कि सरकार संपूर्णता में प्रयास करते हुए, तहकीकात करते हुए कुछ ऐसा कमेटी गठन की बात हो गई है कि जल्द से जल्द इसकी पृष्ठभूमि तुरंत दिखाई दे। आपके ध्यान में बिजली की व्यवस्था की पहले नेपाली नगर में नहीं थी, पर उनको भी ठीक करवाने का काम किए और व्यवस्था पूरी तरह से आगे बढ़ाया। तो बिजली के पोल और तार जो नहीं लगे थे, जब मैंने जीता तो उस समय 2015 में विकास के कोई काम नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने पहला प्रश्न यही किया था कि विकास को अवरुद्ध क्यों किया जाए। तो विधायक का फंड हो चाहे नगर निगम का फंड हो, उस समय अलाउ हुआ। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे हो रही है। स्वाभाविक रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि 181 करोड़ का पुल का निर्माण, राजीव नगर जो नाला हुआ पाटते हुए दीघा की ओर जा रहा है, वो भी शिलान्यास हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लगभग 100 करोड़ के लागत से बाबा चौक का नाला जो आनंदपुरी तक जा रहा है, उसी में आपको वन विभाग से लेकर राजापुर का है, वो भी उसमें जुटा हुआ है। तो ये सब रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, काम हो रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि जब भी होगा पूरे रिफ्लेक्शन के साथ, तन्मयता के साथ राजीव नगर नेपाली नगर का मामला जो है वो ठीक होगा और पूर्णतः समाधान के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आने वाले समस्या किसी भी प्रकार से उत्पन्न ना हो सके। इसलिए पूरी तरह से एक जनप्रतिनिधि और विधायक के नाते मैं लगा हुआ हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, सब लोग लगे हुए हैं कि इस प्रक्रिया को सरलता पूर्वक कैसे लगाया जाए ताकि इस समाधान में कोई व्यवधान ना हो। चलिए, अगला सवाल इन्हीं से जुड़ा हुआ। संजीव चौरसिया का नाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चलता है। सूची दिल्ली से पटना आती है, मीडिया में लीक हो जाती है। सरकार कई बार नीतीश कुमार के साथ 2 बार सरकार का गठन होता है। मंत्री पद से लेकर डिप्टी सीएम तक नाम चलता है, पर नाम अंतिम समय में कट जाता है। ऐसा मीडिया में खबरें आती है। एक राजनेता के तौर पर इन सब चीज़ों को कैसे लेते हैं? मेरे मन पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए कि केवल जो मैंने बताया कि पूरा पृष्ठभूमि एक सेवा और पार्टी के समर्पण के नाते है, उसको काम करते हैं। क्योंकि मैं तो उस समय से विद्यार्थी परिषद में हूँ कि विद्यार्थी परिषद के इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन को हमने लीड किया। उस समय 4-4 बार बिहार बंद हुए। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का मैं संयोजक रहा। मेरा शरीर में अभी भी खून के धब्बे धब्बे हैं, इतना लाठियाँ हमने खाई है कि अभी भी शरीर में धब्बा धब्बा है। तो स्वाभाविक रूप से संगठन जो कहता है करता है, ये तो अलग अलग प्रकार से जो नाम चलता है तो वो जाने। मैं तो कभी भी किसी प्रकार से ना इच्छा व्यक्त करता हूँ और न करूँगा। बस एक ही काम है कि पार्टी के दृष्टि से जो जिम्मेवारी पार्टी देती है, आज उत्तर प्रदेश के सब प्रभारी के नाते भूमिका दी तो सर्वश्रेष्ठ भूमिका को अदा करते हुए अलग अलग दायित्व में निभा किए। कर्नाटक है, गुजरात है, जहाँ भी पार्टी भेजती है स्वाभाविक रूप से जाते हैं। बस आखिरी और सबसे अहम सवाल, 2025 का चुनाव अब सर पे है। 2 बार के विधायक हैं, लोकप्रिय हैं, चप्पल पहनकर अपने गलियों से लेकर पूरे विधानसभा को घूम लेते हैं। संजीव चौरसिया को 2025 में किससे डर है और कौन ऐसा विषय है जिसको आपने पूरा नहीं किया है और आपको लगता है कि अगर मौका मिला तो 2025 में पूरा कर? 2025 की जो मैंने बताया कि विकास के अनेक पैमाने जो हमने किए हैं, जो RCD सड़कों से लेकर, स्कूल से लेकर, शिक्षा से लेकर, सड़कों के निर्माण से लेकर, पर और जो आवश्यकता जहाँ जहाँ है, मान लीजिए कि स्कूल के हर विधा को थोड़ा और विकसित किया जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाने का काम किए हैं। रिवर फ्रंट जो है उसके रोजगार के दृष्टि से जो गंगा जी का गंगा पथ देख रहे हैं जो आगे बढ़ा है, और माइक्रो प्लानिंग जो समाज के अंतर्गत माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने प्रकार की योजनाएं हैं उसको पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। 125 यूनिट का बिजली फ्री है, पेंशन है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिन योजनाओं की संपूर्णता में हल नहीं हो पाया है उसको यही प्रयास करेंगे कि उसका हल
और निराकरण जल्द से जल्द हो, ताकि आने वाला 25 जो फिर से है नीतीश, उस संपूर्णता के साथ हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दीघा के विकास को प्रथम प्राथमिकता, न पद की लालसा, संगठन में काम करने का अनुभव और निस्वार्थ रूप से पार्टी के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ डॉक्टर संजीव चौरसिया ये चाहते हैं कि 2025 में जो अधूरी चीजें हैं उसको पूरा करें। पर इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो लगभग 95% पॉजिटिव है। लोगों से मिलते हैं, जो वादा इन्होंने 2020 में किया था उसको 2025 के पहले पूरा कर दिया है। बाकी इनसे बातचीत में कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके भी जेहन में होंगे और हम पूछ नहीं पाए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चुनावी समर है और हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर संजीव चौरसिया को फिर से हम अपने पॉडकास्ट में बुलाएं और उन तमाम सवालों के जवाब भी तलाशें जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है।